व्हाट वर्कड? आई थिंक पहले तो एक्सेप्टेंस, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेंस क्लियर नहीं हुआ था तो एक्सेप्ट किया था कि कुछ मेरी ही गलतियां नहीं होंगी जिसकी वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो वो आंसर राइटिंग में या एसे में या फिर ऑप्शनल में जहाँ पे भी मुझसे गलतियाँ हुई थी वो सारी बिना मार्कशीट आगे, मार्कशीट बाद में आई थी। तो आई थॉट कि मैंने खुद से प्रैक्टिस कम करी है। मैंने खुद के नोट्स मेरे पास नहीं है कुछ दिखाने के लिए। मैंने मेंस दे दिया लेकिन मेरे पास खुद के नोट्स नहीं है दिखाने के लिए। तो मैंने किस फर्स्ट बात का वाला मेंस खुद दिया? खुद को समझा हाँ, कि मिस्टेक बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। हाँ। कोई कोचिंग की गलती नहीं है, किसी टीचर की गलती नहीं है, यूपीएससी की गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैं उस कट ऑफ से नीचे हूँ और कुछ लोग ऊपर हैं तो उन्होंने कुछ किया ही होगा मुझसे अच्छा, कुछ मुझसे बेटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम, वो एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट पे लग गया मेंस के। 2-3 महीने सिर्फ मेंस पढ़ा। जो चीज़ें मिसिंग थी, मेरे पास खुद के नोट्स नहीं थे। बस कहने को था कि मेंस लिखा हुआ है लेकिन नोट्स ही नहीं है मेंस के, तो क्या मेंस लिखा है मैंने। तो फिर मैंने नोट्स बनाए, मैंने पढ़ा वापस से, स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ा, पीवाईक्यू सॉल्व किए सारे। प्रीलिम्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी तो वो निकल गया फिर से। एंड होपफुली जो एनालाइज किया था कि ये गलतियाँ मेंस में, वो इम्प्रूव हुई। तो लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 709 मेंस में। अभी आज रिजल्ट आया तो 811 है मेरे मेंस में मार्क्स। अरे वाह, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा इम्प्रूवमेंट है। यस इट्स अ मैम, गुड रैंक, इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। यस मैम, बहुत बढ़िया। मन पे जो नोट्स बनाए थे? यस मैम, बनाए थे। हाँ, बहुत छोटी सी जरूरी। डायरी थी, उसमें छोटे छोटे एक एक लाइन के फैक्ट्स लिखना। कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शनल के तो खास करके मेरे शॉर्ट नोट्स थे, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाता है ऑप्शनल में। तो उसके शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे, 1 पेजर एक एक यूनिट के हिसाब से, बहुत किचड़ पिचड़ टाइप के थे। कौन सी बुक्स पढ़ी थी? पबैट के लिए बुक्स पे मैंने बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया, बिकॉज कंटेंट कंसोलिडेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने करिश्मा नायर मैम, जो 2020 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनका पबैट ही था। तो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपनी रिसोर्सेज शेयर कर रखी थी कि मैंने ये पढ़ा है, इस यूनिट के लिए ये बुक बेस्ट है, इस यूनिट के लिए ये बुक बेस्ट है। तो वो रेफर करके एक एक बुक से जो यूनिट स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक यूनिट्स अच्छी हाँ, जो उन्होंने सजेस्ट की थी वो पढ़ी। वो पढ़ी रादर देन रीडिंग द होल बुक। उन्होंने जिस तरीके से बताया था वो पढ़ा। बाकी अपने खुद के नोट्स जो बनाए थे वो, एंड पीवाईक्यू और इग्नू का मटेरियल तो अवेलेबल रहता ही है। इग्नू तो बहुत अच्छा तो है ही वो है। तो काफ़ी सिंपल वर्ड्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो यूपीएससी के आंसर राइटिंग में आपको सिंप्लिसिटी ही दिखानी है कि जो चेक कर रहा है वो समझ भी आ जाए, इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पबैट के बारे में तो ये बोलते हैं क्योंकि मेरा भी पबैट था एक बार। हाँ जी मैम, आई नो। तो कि उसको पढ़ने के लिए, उसका क्वेश्चन समझने के लिए एक किताब पढ़नी पड़ती थी, राइट मैम, है ना? तो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाया करते थे। यस मैम। अभी भी ऐसा ही है कि चेंज हो गया? पेपर 1 में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट देन वही ऑप्शन में तो आपको चूज़ करना है, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स। तो अगर आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप छोड़ दो उसको, आप अपने क्वेश्चन उस हिसाब से पिक करो। बट स्टिल थोड़ा सा एक परसेप्शन है पबैट का कि मार्क्स नहीं आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मुझे भी लगता था मैंने गलत तो ऑप्शनल तो चूज़ नहीं कर लिया कहीं मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको। मैं हमेशा बोलती हूँ सारे बच्चों को कि कोई ऑप्शनल खराब या अच्छा नहीं होता। कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई खराब अच्छा नहीं होता। राइट। यू कैन गेट सेलेक्टेड विद ईच ऑप्शन, क्योंकि सबका पासिंग रेट, सबका सक्सेस रेट क्या है? 6 to 9 के बीच में है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई नहीं होगा कि जिससे सिलेक्शन ही नहीं हो रही, ऐसा कोई नहीं होगा जिससे मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक एक पासिंग रेट रहेगा, उसी के बीच में वो लोग लाइक करेंगे। तो पबैट लेके खुशी हुई? हाँ जी मैम, बिल्कुल खुशी हुई। बिकॉज जो स्टार्टिंग में चूज़ किया था ये लगा कि चलो एटलीस्ट ऑप्शनल, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है। और ऊपर से मेरी जो ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट था नहीं यहाँ पे ऑप्शनल की लिस्ट में, तो मुझे कोई। किस चीज़ में ग्रेजुएशन? फॉरेंसिक साइंस में। तो वो वो था ही नहीं, तो कोई भी ऑप्शन लेता स्क्रैच ही पढ़ना था। तो पबैट चूज़ किया एंड उसमें ठीक हो गया उसकी वजह से, तो उस पर है कि अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं। वेरी नाइस। तो जो बच्चे पबैट से दे रहे हैं, वन सजेशन यू विल लाइक टू गिव देम? मैं यही बोलूँगा कि पबैट के लिए पीवाईक्यूज जो हैं उनके मॉडल आंसर्स का कोई बहुत अच्छा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कि बहुत अच्छी क्वालिटी के मॉडल आंसर्स आपको रेडीमेड मिल रहे हैं। तो बट पीवाईक्यूज आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, तो आपको पीवाईक्यू उठाने हैं, सारे उठाने, जितने ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो। अपने खुद के मॉडल आंसर बनाने हैं। आप इग्नू का मटेरियल लो, आप बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, बहुत उन बुक्स से उठाओ, गूगल करो, चैट जीपीटी यूज़ करो, उन सबको मिक्स करके मैंने अपने खुद के मॉडल आंसर बनाए थे, जो किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो इट ब्रिंग्स ओरिजिनलिटी। तुमसे ही मांगने लगेंगे अब बच्चे। बट आपको खुद अपना बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हर किसी की ओरिजिनलिटी यूनिक होती है। क्या पता आप मुझसे भी अच्छा बना लो।
नहीं, और बनाते में भी तो याद हो जाता है राइट। है ना? जब हम बनाते हैं तो याद भी होता है, वही चीज़ हमें रिकॉल भी होती है, अरे वो क्या सर्च किया था, क्या डाला यस था मैम। उसमें, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि डेटा, रिसोर्सेज, नोट्स तो बहुत सारे हो गए हैं अब उसे कंसोलिडेट करके छोटे में लेकर आना, दैट्स द ट्रिक। यस मैम। जितना ज़्यादा आप उसको कम कर सकते हो, और क्वालिटी मेंटेन करनी है कम करते हुए भी, आपको अपने हिसाब से कि व्हाट सूट्स यू या फिर व्हाट विल हेल्प यू, वो चीज़ें आप चेरी पिक करके लेके चलोगे तो उसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज एंड में तो ये है कि आपको कितना आप रिटेन कर पाओगे उसमें से। यस, आप पढ़ने को पढ़ लो 4 5 6 10 20 बुक, लेकिन आपको याद अगर 2 ही बुक है उसमें से, तो फ़ायदा क्या हुआ, टाइम भी आपने वेस्ट किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करंट अफेयर्स कैसे किया? करंट अफेयर्स के लिए मैम न्यूज़पेपर तो मैं डेली पढ़ता था, हम्म, बट मैंने न्यूज़पेपर के कभी नोट्स नहीं बनाए कि न्यूज़पेपर में से स्पेसिफिकली मैं उठा उठा के नोट्स बना रहा हूँ। जस्ट इन जनरल आइडिया लेने के लिए कि चल क्या रहा है आसपास, उसके लिए न्यूज़पेपर से गो थ्रू कर लिया एक बार। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंस के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में से मैंने सिर्फ ये उठाया कि मैं कौन कौन से चीज़ें अपने आंसर्स में यूज़ कर सकता हूँ एज एग्जाम्पल्स, या फिर एज डेटा, या फिर कुछ भी यूनिक चीज़ डालने के लिए। उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स रीड किया था। कोई भी आप मैगजीन उठा लो, किसी की मंथली मैगजीन या ईयरली किसी मैगजीन भी कोचिंग की कंपाइलेशन, उठा ली, किसी की भी उसमें से उठा ली, आपका काम हो इंस्टीट्यूट जाएगा। की। बाकी करंट अफेयर्स का मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, बिकॉज आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज द स्टैटिक पोर्शन मोर, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। बेसिक्स अपने उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी करंट अफेयर्स का, क्योंकि फिर बहुत बल्कि हो जाता है वो, और मुझसे होता भी नहीं था वो। मैं मॉक टेस्ट में प्रीलिम्स के उसके क्वेश्चन देखता था, मुझे लगता था ये कहाँ से पूछा है और क्यों पूछा है ये, तो मुझे से होता नहीं था। मैंने कहा मैं ये स्किप ही करूँगा, स्किप करने का ऑप्शन तो है ही। भाई कई बार ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी आसान लगता है रादर देन जो टेस्ट सीरीज बहुत बार सर्कुलेट हुआ हो है रही वो, होती बहुत है। बार हुआ है। मॉक टेस्ट में तो देख के ऐसा लगता था ये इतना टफ पेपर तो यूपीएससी नहीं बनाया जितना इन्होंने बना दिया। मैं कई बार है ना, जैसे बिकॉज आई डू रिसर्च, यस है मैम। ना, मैं बच्चों का वो देखती रहती हूँ, सबका मंगा के भाई किसने कैसे बनाए क्वेश्चंस, क्या है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस आसान है, पीवाईक्यूज आसानी से हो जाएंगे, उनमें लॉजिक लग रहा है, ये तो इतना मुश्किल है राइट। कि कैसे। तो मैं इसलिए पूछती रहती हूँ बच्चों से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं मैम, यूपीएससी से मैंने लोग मॉक के बहुत, मार्क्स हाँ। को भी सीरियसली नहीं लिया, प्रीलिम्स में तो खासकर। बट बहुत इसका मतलब नहीं बढ़िया। मैंने मॉक्स दिए नहीं। मैंने मैं डेली मॉक लिखता था, एक मॉक तो देना ही है, और उसमें मार्क्स चाहे 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, डज नॉट मैटर। अगर 60 आ जाते थे तो मैं ये बोलता था कि 10 क्वेश्चन की तो बात है, अगर 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो 60 से 90 हो जाएंगे। हाँ, 90 आते थे तो 10 और सही कर दिया तो 120 हो जाएंगे, 10 120 हो क्वेश्चन ही तो जाएगा। शुरू में। हाँ, तो वो करके मैं मार्क्स कभी नहीं देखता था, मॉक लेकिन देता था, बिकॉज एमसीक्यू की प्रैक्टिस और वो नैक डेवलप करना बहुत यस, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप होना बहुत वो बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट है। हम्म, हम्म, हम्म। और जब मेंस के आंसर राइटिंग करते थे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज में मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट था, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन तो मेरे छूट ही गए थे GS1 में, एक 10 मार्कर एक 15 मार्कर। तो और बाकी पेपर्स में भी थोड़ा मुझे बहुत भागना पड़ा था लास्ट में। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था एक, जो सेकंड अटेम्प्ट में ओवरकम हुआ। आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही होता है। आप जब समझ जाते हो कि आपको इंट्रोडक्शन को इतने ही सेकंड देने हैं, आपको उतने में कंप्लीट करना ही है, वो ऑब्लिगेशन है। अगर 1 सेकंड ऊपर हो गया, आपका जितना इंट्रो हुआ है उसको रैप अप करके आप बॉडी बनाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो समझ में आ गया, उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड जो इशू है सबसे बड़ा, वो है डिमांड क्वेश्चन की समझ पाना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा आंसर लिखता था, लेकिन वो अगर क्वेश्चन की डिमांड मैच नहीं कर रहे हैं, तो चाहे वो दुनिया का बेस्ट आंसर हो, नंबर उसमें नहीं मिलेंगे आपको। मैं क्लास लेती थी ना, अभी भी मैं जब आंसर राइटिंग की क्लास लेती हूँ तो मैं फर्स्ट क्लास लेती हूँ कि प्लीज़ कैप्चर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट। अगर आपकी क्वेश्चन की आप डिमांड ही नहीं फुलफिल कर रहे हो, किसी ने महाभारत पे क्वेश्चन पूछा, आप रामायण लिख कर आ रहे हो, राइट। क्या ही फायदा है। यस मैम। और जैसे मेंस के लिए बहुत सारे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो दे गेट कंफ्यूज्ड कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें या करंट अफेयर्स पे। मैम मेंस में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में स्पेशली, जैसे GS2 में, IR में, GS3 में बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। GS1 में एथिक्स में करंट अफेयर्स इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, बट नॉट उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। स्टैटिक पोर्शन उसमें ज़्यादा है आपका GS1 में, खास करके। GS4 इज मोर अबाउट आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपने समझा है एथिक्स के बारे में, आप किस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर पा रहे हो इन अ यूनिक वे, अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही तरीके से। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है मेंस में, क्योंकि वैल्यू एडिशन तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको पता है कि चल क्या रहा है आसपास, रिसेंटली इस चीज़ से रिलेटेड क्या हो रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कहीं कहीं पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स के बिना हो ही नहीं सकता,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि आप का जो स्टैटिक बेसिक है वो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर। अगर वो है देन यू कैन गो टू करंट अफेयर्स अगर सो आपको दिस लगता वाज योर है। सेकंड अटेम्प्ट। यस मैम। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। यस मैम। व्हाट एडवाइस यू विल यू गिव टू देम? मैम उनके लिए यही एडवाइस होगी कि चाहे आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेंस नहीं हो रहा है, कई लोगों का इंटरव्यू के बाद भी नहीं होता, जो भी रीज़न है आप बस ये याद रखना कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट तो है नहीं कि आप भागे और 10 सेकंड में आप फिनिश लाइन में पहुंच जाओगे। आपको देखना पड़ेगा कि रास्ते में जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं आपका किस रीज़न की वजह से रुक रहा है, क्या आपके अंदर वीकनेस है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो कहता है ना यूपीएससी आपको हम्बल कर देता है, तो वो आपको हम्बल बनना ही पड़ेगा इस प्रोसेस में कि मैं ये चीज़ मुझे सीखनी है, अभी मुझे इस पर इम्प्रूव Exactly. करना है। जब आप इम्प्रूव करोगे तब तो जाके आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप बिना इम्प्रूव करे अगर रिवॉर्ड मांगोगे तो कैसे मिलेगा? वेरी राइट, वेरी वेरी राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना जब कभी नहीं होता, सो दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द एग्जाम इटसेल्फ। यस दे मैम। डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एमसीक्यू नहीं हो रहे तो वी हैव टू लर्न हाउ टू डू एमसीक्यूज। आंसर नहीं लिखे जा रहे तो वी हैव टू लर्न हाउ Yes, टू ma'am. Yes, राइट ma'am. आंसर्स। अगर इंटरव्यू में नहीं हो रहा है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। यस मैम। इंटरव्यू में कैसा रहा? मैम इंटरव्यू में मेरा दिनेश दासा सर का बोर्ड था। तो मेरा सेकेंड वीक में इंटरव्यू आ गया था 16 दिसंबर को। तो काफ़ी नर्वस था मैं बिकॉज पहले इंटरव्यू कभी दिया नहीं है, पहले कभी जॉब इंटरव्यू भी नहीं दिया है लाइफ में। तो कैसे करेंगे इंटरव्यू, कैसे बैठेंगे, 5 लोगों का बोर्ड होगा, इतने बड़े बड़े लोग होंगे। तो एक ही हफ्ते में जितने मॉक्स में दे सकता था वो मैंने दिए। पहला मॉक तो तास्तु में दिया था। जब पहले दिन मैं आया था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मुझे याद है वो। आपने बोला भी था कि आप इधर उधर देख रहे हो, आपकी आंखें रुक नहीं रही एक जगह पे। तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा सा काम डाउन हो गया था बिकॉज एक हफ्ता वो इंटरव्यू दे दे के लोगों से इंटरेक्ट कर करके बात कर करके काम डाउन हो आ गया जाते था हैं, कि हाँ। कुछ नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेट करना है। फिर वहाँ पे इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एनरिचिंग एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने बोला सर को कि सर मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं पता इन क्वेश्चंस के बारे में मुझे। तो मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो। तो मुझे लग रहा था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी, 4-5 फैक्चुअल क्वेश्चंस मुझे आते नहीं थे, मैंने सीधा बोल दिया आई डोंट नो। नहीं, ये तो बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं है। और ऊपर नहीं से आए तो बता दो। अब मुझे उसका डाउट लग रहा था कि वो सही है या फिर क्या कर दिया मैंने, बट फिर मार्क्स ठीक ठाक है, 188 दिए थे उन्होंने मुझे। गुड। तो 180 इज अ गुड स्कोर। यस मैम। हाँ, तो मतलब मना करने से कुछ नहीं होता, ये तो बात है ना। कुछ नहीं होता, आपको क्लैरिफाई हो गया ऑनेस्टी भाई दिखानी सबको। पड़ेगी, जेन्युइननेस दिखानी पड़ेगी अपने आंसर्स में। जेन्युइननेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तब सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग होता है, यस मैम। और वही कन्विंसिंग एबिलिटी आपको बोर्ड को दिखानी होती है। यस मैम। हाँ, तो वो जितना आप जेन्युइन रहोगे बोर्ड के सामने उतना अच्छा है। यस मैम। एंड इट ऑल्सो शोज ना कि आप ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि आपको ये नहीं आता है, और आप इसके बारे में सीखोगे आगे जाके, पढ़ोगे। ह्यूमिलिटी, नॉट ब्लफिंग। यस मैम। वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है, तो हम अच्छा एनीथिंग यू वांट टू से? देखो, आई विल टेल यू, लाइफ गिव्स अस फ्यू चांसेस व्हेन पीपल लिसन टू अस, है ना, हर बार नहीं होता। तो इफ यू रियली वांट टू गिव एनी मैसेज टू द यंग एस्पिरेंट्स, यू कैन से, because a lot of people will listen and will have trust on you, so you have to give the right advice, truthful advice. मैं यही बोलूँगा कि कभी भी सेटबैक अगर आ रहा है लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी आप हो, उससे आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है, उससे और स्ट्रांगली उसको फेस करके खड़ा होना है। एंड अगर आप वो कर पाते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि अगर दोबारा सेटबैक आता है तो आप फिर आप गिरोगे नहीं, फिर आप उसके ऊपर से छलांग मार के निकल जाओगे। तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड मुझे किसी ने एक बात बोली थी, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर से एक बार इंटरैक्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे आपका कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर कोई किसी ना किसी चीज़ में अच्छा करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन पोटेंशियल, हिडन कैलिबर कहीं ना कहीं होता ही है। तो अगर आप बहुत मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए और वो नहीं हो पाता है तो दिल छोटा नहीं करना है, अपने आप को कम नहीं समझना है। तो दैट इज़ माई मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है भाई, अब हमारा कैमरा बंद कर दो, अब हम अपना खाएंगे आराम से।